नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट एंड हेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। और आज वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में मेरे साथ यहाँ कुछ किडनी रिलेटेड समस्याओं के बारे में जानकारी और अवेयरनेस के लिए यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील धर्मानी सर, जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। सर मैं वेलकम करता हूं आपका आज की इस चर्चा में। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे शरीर में किडनी का क्या रोल है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? किडनी देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और उसका जो मेन काम होता है वो है यूरिन को बनाना, मतलब पेशाब को बनाना, प्लस जो हमारे ब्लड में गंदगी जमा हो जाती है उसको वो छानती है, तो फिल्ट्रेशन दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा किडनी का जो मेन फंक्शन और है वो है सॉल्ट की मात्रा, मतलब सोडियम, पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को बैलेंस बनाए रखना, बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी को रखना, एक्स्ट्रा अमाउंट को निकालती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाती है। इसके अलावा किडनी हमारे जो बॉडी में ब्लड बनता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है एरिथ्रोपोइटिन, वो किडनी से होता है और किडनी खून बनाने में सहायक होती है। प्लस कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का बैलेंस बनाती है और एक्टिव विटामिन डी की सिंथेसिस यहीं पे होती है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ब्रेन, हार्ट, लंग्स का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी में है, उसी तरह से किडनी का एक बहुत ही अहम रोल हमारे शरीर में है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी किडनी की बीमारी होने के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? देखिए अगर हम शुरुआत से ले तो कई बार क्या होता है कि कंजेनाइटल कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनमें ऑलरेडी किडनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो कहाँ से चालू हो जाता है, वो प्रेगनेंसी में कई बार कुछ ऐसी ड्रग्स ले ली जाएं तो इशू आ सकता है, और उसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंटल एनोमलीज के टाइम की बात है, और उस वक्त गर्भावस्था में बहुत सारे ऐसे इश्यूज पे किडनी डेवलप नहीं होती, तो वो रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी से चालू होता है। उसके बाद जो कॉमनली हम अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो मेन कारण है अगर आप देखेंगे तो है डायबिटीज, जो मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है किडनी डिजीज का। दूसरा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कई वजह से हो सकता है, उसमें से किडनी एक मुख्य कारण है। थर्ड आ जाता है दवाओं का सेवन, ऑल्टरनेटिव ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जिनमें हैवी मेटल्स होते हैं, और एनाल्जेसिक्स, ओवर द काउंटर लोग पेन किलर्स लेते हैं जो मेन है एनसेड ग्रुप, वो इफेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी डिजीजेज होती हैं जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ADPKD बोलते हैं जिसको, वो होती है, और कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो आगे चल के अपनी किडनी को खराब कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं किडनी डिजीज के लिए। जी सर। सर क्या आप बताना चाहेंगे कि किडनी डिजीजेज किस किस प्रकार की हो सकती हैं? इसमें सर मैं स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहूँगा कि हम कई बार इमरजेंसी डिपार्टमेंट हमारे पास आते हैं जो कुछ यंग बच्चे सर 3-4 साल 6 साल के एज के बच्चे भी आते हैं जो कि किडनी की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। तो सर आप कुछ इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि बच्चों में किस तरह की किडनी की बीमारियां होती हैं और बड़ों में क्या क्या तरह की किडनी की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए बच्चों में जो किडनी की डिजीज अपने को देखने को मिलती है तो एक तो होती है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, जो पेशाब की थैली की दिक्कत है, उसमें जो है कई बार आगे वाल्व होता है एबनॉर्मली, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, तो रुकावट वाली बीमारियां एक देखने को मिलती हैं। कई बार अनुवांशिक एक किडनी में डेवलपमेंट नहीं होता, सूजन होती है जिसको अपन बोलते हैं मल्टीडिस्प्लास्टिक किडनी, जो फंक्शन नहीं कर रही होती, और ये सब अपन बोलेंगे कंजेनाइटल डिजीज में आता है। UTI देखने को मिलता है बच्चों में। इसके अलावा बच्चों में देखने को मिलता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, एक तरीके की जिसको बोलते हैं हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें बच्चे में सूजन आती है। क्यों आती है? क्योंकि पेशाब से आपके प्रोटीन का लॉस बहुत होता है, तो उसको अपन बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और अब अगर हम आए तो बीच की एजेस में अगर आए एडोलेसेंस में, तो वही ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कुछ कॉमन होती हैं जिनमें अपन
देखते हैं जैसे आईजी नेफ्रोपैथी करके बीमारी होती है, उसमें से भी पेशाब में खून जाना, प्रोटीन जाना, ये बीमारियां होती है, या सेकेंडरी टू इन्फेक्शन ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। और कई बार आप देखेंगे कि किसी वजह से आपको बॉडी में पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स वो कॉज होते हैं, तो ऐसे एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी देखने को भी मिलती है। फिर वो जैसे जैसे इस ग्रुप जाएं तो आप देखते हैं हम उस ग्रुप में आ जाते हैं 50 साल के आसपास, तो फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनकी वजह से जो हमें किडनी डिजीज देखने को मिलती है। अब ये जो प्रकार हैं इनको कॉमनली दो ग्रुप में बांटा गया है, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब जो एक्यूट किडनी इंजरी है जिसको अपन बोलते हैं, तो वो तत्काल प्रभावित किडनी इंजरी है। तो उसके क्या कारण है, जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, खून मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसमें किडनी का जो इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। आप इन्फेक्शन ट्रीट करोगे तो इसमें रिकवरी आ सकती है, 90% चांसेस हैं, कई बार किडनी पूरी रिकवर भी कर जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। और कारण है इनके, कोई जल गया, बर्न्स हो गए, या लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया एक्सेसिव, कि आप उतना रिप्लेस नहीं कर पाए, तो किडनी में परफ्यूजन कम जाएगा, मतलब किडनी में ब्लड की मात्रा कम गई और किडनी इंजरी हो गई। तो ये एक्यूट कॉजेज की रिकवरी हो सकती है। कभी कभी दवाओं की वजह से भी एक्यूट इंजरी है और सही समय पे आपने दवा बंद कर दी, जो एनाल्जेसिक्स हैं या कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, एंटी फंगल ड्रग्स भी होती हैं, तो आप टाइमली उसको पहचान गए और बंद हो गई तो आपकी रिकवरी हो सकती है। दूसरा जो ग्रुप है जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें जो मुख्य कारण मैंने आपको बताया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और क्रॉनिक एनाल्जेसिक अब्यूज या ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी जो रुकावट वाली है, जैसे पेशाब कम हो गया या प्रोस्टेट की वजह से हो गया या इन्फेक्शन की वजह से हो गया। ये जो डिजीज धीरे धीरे जो डैमेज होती हैं किडनी, जिसमें इनमें जो है स्लोली हमारे किडनी का फंक्शन कम होता चला जाता है। और इनमें डिवाइड भी किया गया है, स्टेजिंग बनाई गई है ताकि आप सही समय पे क्या क्या, उसमें हर स्टेज का अलग इलाज है। जैसे सीकेडी स्टेज 1 से 5 कितना आपका फिल्ट्रेशन का दर है, मतलब किडनी की फिल्ट्रेशन की दर जो है उस पे डिवाइड किया गया 5 ग्रेड्स में। ग्रेड 1 माइल्ड हो जाता है और ग्रेड 5 सीवियर। तो जब ग्रेड 4 जो होता है, स्टेज 4 बोलते हैं अपन, स्टेज 4 जो होता है उसमें आपको फिस्चुला के लिए हम बोलते हैं कि अब किडनी बराबर काम नहीं कर रही तो आप डायलिसिस का माध्यम रेडी कर लो। और स्टेज 5 हो जाती है जहां पे आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो ये दो तरह की मेन प्रॉब्लम। जी सर। सर, लोगों के मन में कॉमन सवाल उठता है, कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में जब किडनी खराब होना चालू हो रही है तब लोगों को पता नहीं चल पाता कई बार, और लोग हमारे पास ऐसी स्थिति में आते हैं जब किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है। तो मैं सर ये जानना चाहूँगा कि किसी भी आम व्यक्ति को किस तरह से ये पता चल सकता है, या क्या वार्निंग साइंस है उसके लिए जो अगर पेशेंट को होती हैं सिम्टम्स या लक्षण के तौर पे, जो वो तुरंत से डॉक्टरी सलाह कराए। देखिए, यूजुअली जो किडनी की बीमारी के लक्षण है बहुत लेट आते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज में। अमूमन जब 80% किडनी डैमेज हो जाती है तब आपको लक्षण दिखाई देते ज़्यादातर, जिसमें चेहरे पे सूजन आना, पाँव में सूजन आना, पेट में सूजन आना, सांस लेने में दिक्कत होना, भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना। अगर वो भी ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे आपका जो पदार्थ है यूरिया क्रिएटिनिन जब बढ़ता है तो ब्रेन पे अगर इफेक्ट आ गया तो झटके तक लेके मरीज आ सकता है। वो भी ध्यान नहीं दिया तो आप खुजली करके प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट। तो ये लक्षण कब आ रहे हैं आप ये समझिए, जब मोर देन 80% किडनी डैमेज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें लक्षणों का इंतजार नहीं करना है, अर्ली पकड़ना है। तो अर्ली कैसे पकड़ेंगे? अवेयरनेस से, जानकारी से। जानकारी अगर मुझे किसी पेशेंट को मान लीजिए अगर शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है तो उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ मुझे अपनी किडनी का भी ध्यान देना है, अपनी 2 जांचें कराना है जिससे मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो लेट आते हैं, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए अवेयरनेस जरूरी है, इसीलिए हम लोग ये अवेयरनेस फैला भी रहे हैं कि भाई पहले ही जांच कराएं। और अब आज की डेट में ज्यादातर बीमारियां 30 साल 40 साल की उम्र के आसपास तो ऐसे ही डेवलप होने लगती है, तो हमें अवेयर रहना होगा इन सब चीज़ों का। जी सर। सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्यूट किडनी इंजरी एक होती है और एक क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो सर एक्यूट किडनी इंजरी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं या हम कर सकते हैं? प्लस मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि अगर किसी मरीज को एक्यूट किडनी इंजरी होती है और उसका सही समय पे सही इलाज नहीं करवाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम
उसको भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, एक्यूट किडनी इंजरी मतलब कुछ समय पहले मैं ठीक था, 3-4 दिन पहले मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई ऐसी दवाओं का सेवन किया जो नेफ्रोटॉक्सिक है, या कोई पेशेंट जल गया, या किसी को लूज मोशन हो गया, मैंने अभी भी कारण बताया। अगर इन सब चीजों की बात करें, अब आपकी किडनी ग्रसित हो गई, अर्ली स्टेज में मरीज आया, आपने उन कारणों को, इन्फेक्शन है, आपने ट्रीट किया, सपोर्टिव केयर दी। अब किडनी डिजीज में सपोर्टिव केयर क्या है? पेशाब अगर कम हो गया तो आपने उस वक्त उसका इंटेक कम किया, अगर बहुत कम हो गया और शरीर में पानी की कमी है तो आप धीरे धीरे गार्डेड वे में आप पानी देते हो। लेकिन ये सब आप एक्यूट केसेस को हॉस्पिटल में मैनेज कर पाओगे अगर वो डिलेड फॉर्म में आ रहे हैं। अर्ली है और थोड़ा सा ही क्रिएटिनिन बढ़ा है, जैसे दवा की वजह से अगर होता है, मैं एक एक करके बताता हूं, तो आपने दवा को रोक दिया और आपने धीरे धीरे उसको फॉलोअप में देखा कि क्रिएटिनिन रिकवर कर रहा है, तो ठीक है, जरूरत नहीं है आपको एडमिट करने की। लेकिन अगर पेशाब रुक गया है तो आपको एडमिट करना है, और जो कारण है, मान लीजिए इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करना है। अगर उस दौरान बॉडी में एसिड्स ब्लड में बढ़ रहे हैं, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है या पोटेशियम बढ़ रहा है, तो आपको टेम्परेरी डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। ये परमानेंट नहीं है। अब वो डायलिसिस 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, इसमें पेशेंट जैसे ही रिकवर करेगा उसके बाद उसकी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर लूज मोशन है, उसको हमने ढंग से ट्रीट कर लिया तो किडनी में अगर इन्वॉल्वमेंट आ भी गया तो रिकवर कर जाता है। तो एक्यूट किडनी इंजरी अमूमन रिकवरेबल मानी जाती है। परमानेंट तौर पे थोड़ी बहुत इंजरी छूट जाती है, कुछ केसेस में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर अप्रोक्सीमेट कंप्लीट रिकवरी अपन बोलते हैं उसको। तो जैसा हम अभी बात कर रहे हैं सर कि लोगों को ये समझना जरूरी है कि अगर किडनी इन्वॉल्वेबल ही किसी भी कारण से हो तो उसका तुरंत से उनको इलाज कराना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसके द्वारा किडनी परमानेंट डैमेज की तरफ जा सकती है। अगर आप जैसे पॉइंट वैलिड है कि अगर एक्यूट किडनी इंजरी अनट्रीटेड रह गई और हमने लापरवाही करी तो अल्टीमेटली वो हमारे ऑर्गन को डैमेज करेगी, और उसके वजह से जो पदार्थ नहीं निकल पा रहे हैं वो दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे और पेशेंट बिगड़ता चला जाएगा और जीवन को खतरा भी बढ़ता चला जाएगा, और परमानेंट डायलिसिस की तरफ भी पेशेंट जा सकता है अगर टाइमली रिकवरी आपने नहीं दी और पेशेंट ने इलाज नहीं कराया तो। जी सर। सर अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करें, जैसे हम सीकेडी, कॉमनली हर कोई जानता है आज के डेट में सीकेडी क्या है, तो अगर किसी मरीज को सीकेडी हो जाए, जैसे कि हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखते हैं, जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सीकेडी का रहता है वो है अचानक से पेशाब का बंद हो जाना, शरीर में सूजन आ जाना, और पेशेंट हमारे पास छाती में पानी भर जाने की वजह से कई बार तेज सांस फूलना, ये सब सिम्टम्स लेके हमारे पास प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीकेडी पेशेंट्स के लिए या इस तरह की अगर इमरजेंसीज आ जाए सीकेडी पेशेंट्स को, तो हम किस तरह से उनका इलाज कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के पास? देखिए, सीकेडी का इलाज उनकी स्टेजेस पर डिपेंड करता है। यूजुअली स्टेज 1 और स्टेज 2 तो मरीज को पता नहीं चलता है क्योंकि वो अर्ली क्रिएटिनिन पे ही होती हैं। आपको ओपीडी में मरीज जो मिलता है यूजुअली स्टेज 3 में मिलता है, और आपके इमरजेंसी में जो आता है वो स्टेज 4 और 5 में ही आता है। तो जो अर्ली ट्रीटमेंट है, अर्ली ट्रीटमेंट के लिए आपको दवाएं देनी पड़ती हैं। अगर आपने देखा तो आप उस पर देखते हो कि पेशेंट को क्या लक्षण आ रहे हैं। अगर पेशेंट की सांस फूल रही है तो आप इंजेक्शन देते हो। अगर इंजेक्शन किस चीज़ का, पेशाब बढ़ाने के लिए, पहले आप कोशिश करते हो कि आप उसकी डायलिसिस अवॉइड कर पाओ। कुछ जो दूसरे पॉइंट्स हैं इसमें है कि ब्लड में एसिड बनने लगता है तो उसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसके लिए दवाएं देके, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, शुगर अगर बढ़ी हुई है उसका मैनेजमेंट। तो जो कारण है और जो स्टेज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको हम मैनेज करते हैं स्टेज 3 में। तो हम किडनी की रफ्तार को, बीमारी की रफ्तार को धीमा धीमा कर पाते हैं, और ऐसे में हम पेशेंट का जो लाइफ और किडनी डायलिसिस रिक्वायरमेंट वो पोस्टपोन कर पाते हैं और लाइफ जो है उसमें इंप्रूव करा पाते हैं। तो ये जो है स्टेज 3 की बात। अगर स्टेज 4 में आता है तो भी ये ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर पेशेंट उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और स्टेज 5 में प्रेजेंट करता है तो फिर उस केस में ड्रग के अलावा हमारे पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। अब जो डायलिसिस है वो 2 प्रकार की होती है। हीमोडायलिसिस जो आप ब्लड के माध्यम से करते हैं, और दूसरी होती है पेट के माध्यम से डायलिसिस, जिसको अपन पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। हीमोडायलिसिस के लिए हमें नेक लाइन की जरूरत होती है अगर पेशेंट हमें इमरजेंसी में आ रहा है, लेकिन अगर हम पहले से ओपीडी में देखते आते हैं तो पेशेंट को हम
टीच करते हैं कि भाई तुम्हें कब जरूरत पड़ेगी उस स्टेज के हिसाब से, फिर हम उसका माध्यम बनवा लेते हैं फिस्टुला, जिसमें दो नसों को जोड़ते हैं और उसको 1 महीने बाद वो काम करने लगता है, एवी फिस्टुला बोलते हैं उसको। तो वो हाथ में बनता है, डिस्टली भी बन सकता है, प्रॉक्सिमली भी बन सकता है। तो हम जो उसको करेंगे वो डायलिसिस के लिए इमरजेंसी में हमें इससे देना पड़ेगा, और अगर प्लान्ड वे में आ रहा है तो हमें फिस्टुला से देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। दूसरा जो डायलिसिस का माध्यम है सीएपीडी, आप पेट में कैथेटर डालते हो, 2 हफ्ते बाद आप पेशेंट को बुलाते हो और 2 हफ्ते बाद आप कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, परसेंटेज डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस होते हैं, 2.5% में आता है, 7.5 में और 1.5 में। वो अकॉर्डिंगली हम प्रिस्क्रिप्शन बना के पेशेंट को बोलते हैं दिन में 3 बार पेट में पानी डालो और निकालो। उसका मेथड होता है और उसको हम 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, फिर पेशेंट घर पे जाके वो कर सकता है, खुद सेल्फ कर सकता है, उसको होम डायलिसिस भी अपन बोलते हैं। तो ये 2 तरह के डायलिसिस के मेथड है। सर, डायलिसिस के लेके लोगों के मन में काफ़ी डर सा बना हुआ है और काफ़ी सारी भ्रांतियां रहती हैं कि अगर एक बार डायलिसिस हो गया तो ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। तो इस वजह से कई लोग जो हैं वो डायलिसिस कराने से कतराते हैं। इवन उनको इमरजेंसी नीड है फिर भी कई बार वो डायलिसिस कराने से कतराते हैं और उनको समझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार हमारे लिए। ये बहुत सही आपका क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है लोगों के लिए। देखिए, डायलिसिस किडनी काम नहीं कर रही उसी का रिप्लेसमेंट है। जिनको एक्यूट किडनी इंजरी हुई है उनको टेम्पररी डायलिसिस जरूरत है। उनको ये नहीं सोचना है कि एक बार मैंने डायलिसिस कर दिया तो जीवन भर लगेगा। वो डॉक्टर ही काउंसिल करता है और इस चीज को मरीज को रिसेप्टिव होना है, सुनना और समझना है। डायलिसिस के नाम से पेशेंट घबरा जाते हैं, उनको लगता है मेरा तो जीवन भर डायलिसिस हो जाएगा और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जीवन कैसे जीऊंगा। लेकिन मैंने कहा कैटेगराइज करना पड़ता है पहले किस वजह के लिए लग रहा है, तो डॉक्टर ही उसको काउंसिल कर सकता है। अब बात क्रोनिक किडनी डिजीज की है। लोग बोलते हैं मेरा एक बार डायलिसिस करोगे तो जीवन भर लगेगा। मैं लोगों को समझाता हूं कि भाई अगर आप डायलिसिस अभी नहीं कर रहे हो तो भी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्योंकि वो गंदगी आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को और बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रही है। तो जहां पे क्राइटेरिया बनता है और जहां पे लक्षण आते हैं, अमूमन बोलते हैं 6 क्रिएटिनिन के अबव, लेकिन विद सिम्टम्स। पहले कहते थे GFR 15, अब बोलते हैं GFR 12 और कुछ रिसेंट बोल रहे हैं 8 से 12 के बीच में अगर GFR हो तो डायलिसिस की नीड रहती है। लेकिन इन सब में लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भूख नहीं लग रही, उल्टी जैसा लग रहा है, सांस फूल रही है, एसिडोसिस है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, फास्फोरस बढ़ा हुआ, तो अपने को डायलिसिस की नीड है और डॉक्टर को ही काउंसिल करना है और मरीज को खुले दिमाग से सोचना है। ये एक ब्रिज है, ये एक पुल की तरह है। डायलिसिस करना है जिससे आपको एक नया जीवन मिलेगा। और अगर आपकी एज ग्रुप सही है, 60 के अंदर है, तो 60 के अंदर वाले किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। जी सर, यहाँ मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा सर कि जिस तरह से अभी आपने बताया, अगर समय रहते अगर डायलिसिस ही उपाय है, ट्रीटमेंट है बीमारी के लिए, और अगर समय रहते आप उसे करा लें तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी कि आपको इमरजेंसी में भागे दौड़े खराब अवस्था में इमरजेंसी में पहुंचना पड़े और जहां से पेशेंट को निकालने में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है सर। तो अगर डायलिसिस इंडिकेटेड है, अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको सुझाव दे रहे हैं कि नहीं आपको डायलिसिस करानी चाहिए, तो बिना डरे समय पे डायलिसिस स्टार्ट कर लेनी चाहिए। उससे बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। सर, एक जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास और बचता है वो है रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी का ट्रांसप्लांट करना। सर, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा, किडनी ट्रांसप्लांट के किस कैंडिडेट में, किन कैंडिडेट्स में आइडियल कैंडिडेट्स हैं जहां हम ट्रांसप्लांट का ऑप्शन कर सकते हैं, और एज ग्रुप के विषय में भी मैं जानकारी चाहूँगा सर इसमें आपसे। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग हैं जो 2 तरह से कहा जाएगा कि एक प्रीएम्प्टिव होते हैं जिनका GFR लेस देन 15 आ गया है, और जो डायरेक्टली किडनी फंक्शन अभी नहीं है, 15 के नीचे है GFR, और जो ऑप्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली हमें ट्रांसप्लांट पे जाना, हमें डायलिसिस पे नहीं जाना, इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट। और दूसरे जो ऑन डायलिसिस हैं वो कुछ समय लेके वेटिंग पीरियड में रहते हैं, कुछ समय लेके कुछ कैडेवर ट्रांसप्लांट में जाते हैं, कुछ लाइव रिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट में जाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति 18 साल से उम्र के अबव, इवन जो बच्चे हैं आज की डेट में, यहाँ पे आपको पता है सेंटर में 8 साल के बच्चे का हमने ट्रांसप्लांट किया था जी। तो ट्रांसप्लांट के लिए कोई ऐसा एज बार नहीं है, जो रिसिपिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। और रिसिपिएंट
को डेफिनेटली कोई क्रॉनिक मैलिग्नेंसी नहीं होनी चाहिए और कोई बहुत क्रॉनिक हार्ट डिजीज जैसे जिनमें पंपिंग एक्शन बहुत कम हो, लेस देन 35 बोलते हैं, उसमें भी कई लोग अभी बहुत सारी गाइडलाइंस रिवाइज हो रही हैं, और क्रॉनिक लंग डिजीज, तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज एंड मैलिग्नेंसी यही सिर्फ बार हैं जो जिनमें आप ट्रांसप्लांट करने में दिक्कतें आएंगी। अदरवाइज रिसिपिएंट को कोई और भी डिजीज हो तो आप ट्रांसप्लांट के लिए रिसिपिएंट आगे बढ़ सकता है, चाहे उनको HIV, HBsAg या HCV इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करके अपन आगे ट्रांसप्लांट के लिए बढ़ सकते हैं। अब बात आती है डोनर की। डोनर का जो यूजुअल एज ग्रुप हम लोग बोलते हैं मोर देन 18 ईयर्स बोलते हैं और अप टू 60 ईयर्स बोला जाता था, लेकिन अब डोनर 70 ईयर्स, हमारे ही सेंटर में 74 ईयर्स के डोनर ने डोनेट किया है। तो अगर डोनर क्लिनिकली फिट है और डॉक्टर सारे डिपार्टमेंट्स ने देख लिया है, हार्ट से फिट है, लंग से फिट है, तो फिर अपन कर सकते हैं उसको जी। और ये जो रिजल्ट्स हैं इन डोनर्स पे स्टार्टिंग फ्रॉम 18 ईयर्स अप टू द मैक्सिमम, रिसिपिएंट की एज और डोनर की एज डेफिनेटली मैटर करती है, और साथ में मैटर करता है जो मैच है, क्रॉस मैच नेगेटिव होना चाहिए, HLA टाइपिंग में कितना मैच मिल रहा है, टाइपिंग कैसी है, और डेफिनेटली ब्लड ग्रुप मैच है। जी सर, यहाँ पे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जो हमारे किडनी ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं उनके मन में ये सवाल अक्सर आता है कि सर अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो इससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में। देखिए, अगर इस पे ऐसे जानना है कि किडनी डिजीज से क्या प्रॉब्लम होती है, मैं बताता हूँ। किडनी डिजीज आप देखोगे तो आपका लंबे समय अगर आप उसको ट्रीट नहीं कराते तो आपका मसल मास कम हो जाएगा, एसिडोसिस की वजह से आप वीक हो जाओगे, आपकी एपेटाइट लो हो जाएगा, गैस्ट्रोपैथी होने लगेगा, जो ब्लड के डिस्फंक्शन, प्लेटलेट डिस्फंक्शन होगा, तो आपका जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी डेवलप कर सकता है, रेयरली ब्लीडिंग डायस्टेसिस हो सकती है, और इसके अलावा बोनी चेंजेस आने लग जाते हैं। बच्चों में आप देखते हैं कई बार प्रेजेंट करते हैं कि बच्चे जो है एबनॉर्मल बोन डेवलपमेंट होता है, तो शॉर्ट हाइटेड रहते हैं, शॉर्ट स्टेचर रहते हैं। तो अब जब हम ऐसी बात करते हैं कि जो एल्डरली एडल्ट हैं जिनमें ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो डीमिनरलाइजेशन बोन का होने लगता है, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो ये सब जो है जब आप ट्रांसप्लांट करते हो तो आपका एक तो लाइफस्टाइल चेंज आता है, क्योंकि आप पहले डायलिसिस पे जा रहे होते तो आपको डेली आके सेंटर पे कराना पड़ता है 3 बार, उसमें भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है और पेशेंट को एक दुविधा रहती है, क्योंकि डायलिसिस में भी फ्लक्चुएशंस ऑफ ब्लड प्रेशर रहता है, कई पेशेंट्स में ब्लीडिंग का रिस्क भी रहता है, ब्रेन हेमरेजेस भी का भी रिस्क रहता है। तो ट्रांसप्लांट में जैसे ही आप आते हो तो आपका सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है, और आपकी गंदगी जब क्लीन हो जाती है तो धीरे धीरे आपकी एपेटाइट इंप्रूव कर जाती है, और आपके जो स्किन लीजन, स्किन इचिंग्स, न्यूरोपैथी सब रिकवर करने लग जाते हैं। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हमको डायलिसिस में या सीकेडी की वजह से देखने को मिलते हैं, वो कुछ ही हद तक डायलिसिस इंप्रूव करते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट में मेजॉरिटी रिकवरी हो जाती है। बोनी चेंजेस जो बेटर होने लगते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बैलेंस अच्छा होने लगता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से आप रिकवर कर जाते हो। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर गई, और सर्वाइवल तो आप समझ लो कि आप अप्रोक्स 15 to 25 ईयर्स के बीच में आपका सर्वाइवल बढ़ जाता है। जी सर। सर एक और जो क्वेश्चन लोगों के मन में आता है, जो लोग ट्रांसप्लांट करवा चुके होते हैं, तो जो रिसिपिएंट है जिसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है और जो डोनर है, कई बार डोनर के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं किडनी डोनेट करता हूं तो मुझे मेरे शरीर को नुकसान हो सकता है। पहला तो ये सवाल आता है। दूसरा चीज़ सर ये भी जानना चाहूँगा कि जिस पर्सन को किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, रिसिपिएंट, और जिसने किडनी दी है, डोनर, इनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जो इनका एक प्रोटोकॉल होता है कि जो रिसिपिएंट है वो हम जब ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं तो मतलब पूरा वर्कअप कराते हैं, ऑर्गन से लेके सारे, मतलब कार्डियक फिटनेस लेते हैं, चेस्ट फिटनेस लेते हैं, साइकेट्रिक फिटनेस, मेंटली साउंड है कि नहीं, और इन सब के बाद और हम वर्कअप में मैचिंग देखते हैं, क्रॉस मैच, ब्लड ग्रुप मैंने आपको बताया, और टाइपिंग।
जब ये सक्सेसफुली सब हो जाता है तो हम उनको फिर ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। पहले 2 से 3 दिन पहले एडमिट करते हैं और इनको इम्यूनोसप्रेशन चालू करते हैं, और वो इम्यूनोसप्रेशन लाइफ लॉन्ग चलते हैं ताकि वो किडनी को सेट करके रखते हैं और रिजेक्ट नहीं होने देते। ऐसे में हमें इंडक्शन थेरेपी भी देनी पड़ती है। तो अब रिसिपिएंट को जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो होता है कि कभी भी उस दवा को जो टाइमिंग बताया गया है उसी टाइम से उस दवा को लेना है और जितनी बार बोला गया लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। प्लस ब्लड प्रेशर की कुछ पेशेंट में दवाओं की जरूरत पड़ती है, उसको साथ में लेना होता है। प्लस कुछ इन्फेक्शन से रोकने की दवाएं चलती हैं एज ए प्रोफाइलैक्सिस, उन सबको बराबर लेके चलना होता है। तो उनको हम रखते हैं अप्रॉक्स, अगर सब कुछ अच्छा गया तो अप्रॉक्स फॉर पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट 1 वीक उनको लगता है। मेन जो उनको ध्यान देना होता है हाइजीन, डाइट, जैसा उनको बताया गया है कि जैसे शुरुआत में उबली हुई चीजें दी जाती हैं, धीरे धीरे हम उनकी डाइट में लिबर्टी देते जाते हैं। और शुरू में हम बोलते हैं बाहर से ज्यादा कुछ खाने का नहीं है, जैसा हम आपको डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे ही उनको लेना होता है। मेन है कि ज्यादातर पेशेंट देखें कंप्लायंस पूरा हो जाता है ड्रग के मामले में। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज यही है कि कोई भी बिना पूछे डॉक्टर से दवा से कोई छेड़छाड़ ना करें। जिस भी दवा को लिखा गया है उसको 100% उसी फॉर्म में लेना है। अगर किसी दवा से कोई साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डेफिनेटली चेंज करता है। तो ये जो प्रिकॉशन उनको रिसिपिएंट को लेने हैं, ये सावधानियां रखनी है। और जैसे जैसे फॉलोअप में बुलाया जाए, क्योंकि उनको शुरू में फॉलोअप ऑल्टरनेट डे होता है, फिर ट्वाइस इन अ वीक होता है, फिर वंस इन अ वीक होता है, तो 1 महीने बाद फिर वंस इन अ वीक, फिर तीसरे महीने से वंस इन 15 डेज तक आ जाता है। तो ये बराबर अगर रिसिपिएंट रखेगा तो डेफिनेटली अगर सब कुछ अच्छा रहा है शुरू में तो अच्छा जाता है। अब बात आती है डोनर की। डोनर को यूजुअली बहुत प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती है। हम उनका भी चेकअप करके अगर वो फिट है तो हम आगे बढ़ते हैं और उसमें हम ये देखते हैं जो किडनी दोनों में से जो रिलेटिवली अच्छा काम कर रही है वो डोनर में रहने देते हैं, और जो रिलेटिवली जीएफआर जिसका थोड़ा कम होता है वो हम रिसिपिएंट में लेते हैं। और हमारा जो क्राइटेरिया रहता है कि जीएफआर कम से कम 80-90 तक हो तो फिर हम उसको लेते हैं। डोनर को 3 से 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहना होता है डिपेंडिंग अपॉन सर्जरी और कि लैप्रोस्कोपिक जा रहे हैं कि ओपन कर रहे हैं, और उसके बाद जो है डोनर को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। और नॉर्मल लाइफस्टाइल उनका 1 हफ्ते बाद चालू हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत उनके क्वेश्चंस होते हैं, वेट्स वगैरह ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी करी है, तो 15 दिन बाद वो नॉर्मल उस पर रूटीन पे आ जाते हैं। और उनके लिए बस ये रहता है कि अपनी टेस्टिंग रेगुलर करते रहे, क्योंकि अब सिंगल किडनी है। और ये पाया भी गया है कि लंबे समय के बाद डोनर में मेटा एनालिसिस हुई, उसमें पाया गया है कि कभी कभी ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है या थोड़ा बहुत प्रोटीन यूरिया के लंबे समय बाद अप्रॉक्स 15 to 20 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। अदरवाइज डोनर्स आर रिलेटिवली सेफ, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो डोनर को डोनेट करते हुए ये घबराने की जरूरत नहीं कि मैं किडनी से कैसे चलूंगा। कई बच्चों की सिंगल किडनी होती है, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, तो डोनर को भी उस पे सिंगल किडनी पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और आगे बढ़ के डोनेट करना चाहिए। और डोनर को कोई लंबे समय प्रिकॉशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, अपनों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। सर, जैसा कि इस वर्ल्ड किडनी डे का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, और जो इस बार उनका मोटो है हमारा कि हम जितनी ज़्यादा हो सके एजुकेशन और अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं कि उनको किडनी की बीमारी ना हो, और अगर हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, समय पे कैसे इलाज कराना चाहिए, और उसी का हिस्सा है जो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो सर, आज इसकी इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा लोगों के लिए एक मैसेज कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लोग ले सकते हैं किडनी डिजीज से बचने के लिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर किसी को किडनी डिजीज होती है तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगा कि कैसे बचाव करें। पहली बात है अवेयरनेस, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तभी आएगा जब हम जानना चाहेंगे। अब तो सारी जगह पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर अपने को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में जाना है तो सबसे पहला है कि अगर हम नॉर्मल हैं तो हम अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल वाटर या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर पे जाए, जो कि हम बोलते हैं 3 से 4 लीटर पर डे हम पानी का सेवन करें। दूसरा, जंक फूड से बचें। तीसरा, नमक की मात्रा
लोअर साइड में रखें, नॉर्मल लोअर साइड में, जिसको हम बोलेंगे करीब 4 से 5 ग्राम, 6 ग्राम से ऊपर ना जाएं। और अल्कोहल के सेवन को, स्मोकिंग को अवॉइड करें। अगर हमको पता है कि हमें कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर या शुगर है, तुरंत अपनी किडनी की जांच कराएं और जानें कि उसका क्या स्टेटस है। स्टेटस कैसे पता चलेगा? कि क्रिएटिनिन देख के और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा देख के, और उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्लस ओवर द काउंटर पेन किलर ना लें। जो पेन किलर्स हम लेते हैं और कोई ऐसी लोकल एंटीबायोटिक्स अपने से ना खावें जो आपके किडनी को नुकसान कर सकते हैं। तो इन प्रिवेंटिव मेजर्स पे रहें। धन्यवाद। आशा करता हूं आज की इस चर्चा से आप लोगों को बहुत सारी बातें और जानकारी मिली होगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर सुनील धर्मानी सर का, जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। और मैं आपका अपना डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट एंड हेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। धन्यवाद।